हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का लेसन करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक हरसेल्फ। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है और मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, एनी फ्रैंक के बारे में जानते हैं और इस लेसन में हमारे लिए क्या क्या है, स्टोरी को आप कैसे समझें, ये हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो एनी फ्रैंक का जो पूरा नाम है वो क्या है? एनलीज मैरी या एनी फ्रैंक, और इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। जर्मनी में हुआ था और पैदाइशी ये जो है जूइश थी, जू थी, यहूदी थी। और इनकी फैमिली जो है एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो जाती है जब नाजीज जो है जर्मनी के अंदर पावर गेन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप हिस्ट्री भी जब पढ़ते होंगे, इतिहास जब पढ़ते हैं, तो उसमें नाजीज़ का और जूस का जो एक कन्फ्लिक्ट है वो आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, तभी आप इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं भी साथ साथ आपको थोड़ा सा उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो नाजीज़ ने जब जर्मनी के अंदर पावर गेन की तो यहूदियों ने, जूस ने जर्मनी को छोड़ना शुरू कर दिया था। वो नीदरलैंड्स, हॉलैंड्स चले गए थे। लेकिन जब नाजीज़ ने नीदरलैंड में भी पावर को कैप्चर कर लिया तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है इन लोगों के लिए हो गई थी। तो यहाँ भी जूस को कैप्चर किया गया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। और आप कंसंट्रेशन कैंप को ये मान सकते हैं यातना गृह। जिन जूस को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था वहाँ पर उनकी हालत बहुत दयनीय, बहुत गंभीर ऐसी हालत होती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब कंसंट्रेशन कैंप भेजा जाने लगा तो ये पूरा का पूरा परिवार जुलाई 1942 में भूमिगत हो गया। वो किसी को उसके बाद नज़र नहीं आए, कभी किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। और वो उस हिडन रूम के अंदर, जो उसके फादर का जो ऑफिस था, उसी बिल्डिंग में एक रूम था, तो उस रूम में उन्होंने शरण ले रखी थी। वो वहाँ पर जाकर छुप गए थे। तो यहाँ से जो है एनी की जो डायरी स्टार्टेड, उसने जो डायरी लिखना शुरू किया, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एनी का जब 13th बर्थडे था, 13वां जो बर्थडे था, तो उसको एक डायरी दी गई थी। तो शी क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942। यानी एनी ने अपनी जो डायरी है 12 जून 1942 को लिखना शुरू की थी और 1 अगस्त 1944 तक की एंट्रीज जो है उसमें लिखी गई है। तो डच लैंग्वेज में लिखी गई और बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया और उनको प्रिंट किया गया। ये कैसे हुआ ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, हर ट्रेजिक डेथ इन 1945 और उसी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर एनी की डेथ 1945 में हो गई थी। फरवरी या मार्च है, अभी उस पर कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है कि फेब में हुई थी या मार्च 1945 में, बट शी डाइड देयर। तो क्योंकि फैमिली 2 साल तक हाइडिंग में रही, लेकिन अचानक पता चला, किसी ने कोई सूचना दी या कुछ भी है, तो वहाँ से उन्हें जो है निकाला गया और उसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। वहीं पर एनी की डेथ टाइफस से हुई और उस जगह का नाम है बर्जन बेल्सन। बर्जन बेल्सन में उनकी जो है डेथ हुई। और उस पूरे के पूरे जितने भी लोग कंसंट्रेशन कैंप इसके परिवार से गए थे, तो ओनली हर फादर ऑटो फ्रैंक वॉज द सर्वाइवर। पूरे ग्रुप में से केवल वही बचे, बाकी सभी की वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन कंसंट्रेशन कैंप की जो स्थिति है, परिस्थिति है, कितनी भयावह रही होगी। अब स्टूडेंट्स जानते हैं उसकी जो डायरी एनी ने लिखी, उस डायरी में जो क्रॉनिकल्स हैं वो किस तरह से हैं। मैंने इनको आपकी सुविधा के लिए अलग अलग सेगमेंट्स कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हर इंटरेस्ट इन राइटिंग। एनी कहती है कि एक उसको जो है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, कि लिखना
डायरी लिखना, कहता मुझे एक बड़ा अजीब विचित्र सा अनुभव होता था। और ये एक्सेप्ट भी करती है वो कि कहते 13 साल की लड़की, स्कूल गोइंग गर्ल, 13 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो डायरी लिखेगी तो कोई इसकी डायरी में क्यों इंटरेस्टेड होगा? क्यों? क्योंकि हम उसको बच्चा मानते हैं। और कहता है बच्चों की जो राइटिंग्स होती हैं उसमें कौन इंटरेस्टेड होगा? तो उसे खुद लगता है कि शायद उसकी डायरी कोई पढ़ने वाला नहीं है। बट शी फील्स एन अर्ज टू राइट, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए। और आगे क्या कहती हैं कि मेरी जो, कहता ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सी बातें अपने तक सीमित रखते हैं, वो दूसरों को शेयर नहीं करते। और जब शेयर नहीं करते तो क्या होता है कि वो बहुत सी चीज़ों को अपने मन के अंदर रखते हैं और वो एक बोझ बन जाता है। तो यहाँ पे एनी ये कहना चाहती है कि मैं अपनी बातें बताकर, डायरी को अपनी डायरी में लिखकर, अपनी डायरी को बातें बताकर मैं मेरे दिल पर, मेरी चेस्ट पर जो बोझ है मैं उसे कम करना चाहती थी। तो और एनी ने कहा, और इसके पीछे एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कि जो पेपर होता है, कागज़ जो होता है जिस पर हम कुछ लिखते हैं, उसमें पेशेंस बहुत होता है। यानी अगर हम अपनी बात को कागज़ पर लिखें तो कागज़ किसी के पास अपने आप नहीं जाएगा, वो हमारी बात किसी को नहीं बताएगा। लेकिन लोग, अगर आप किसी को अपने मन की, अपने दिल की कोई बात बताते हैं, कोई राज बताते हैं, तो वो दूसरों के आगे बात जो है बहुत जल्दी जा सकती है। तो उसका ओपिनियन ये था कि लोगों का जो पेशेंस है वो बहुत कम होता है, पेपर का ज़्यादा होता है। और कहती मेरे क्योंकि दोस्त ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो मैं सोचा कि मैं डायरी में लिखूं अपनी सारी बातें, और इस डायरी को कोई नहीं पढ़ेगा, और अनलेस कि जब तक मेरा कोई दोस्त ना हो। यानी डायरी लिखने की वजह, तो दो वजह हमें बिल्कुल क्लियर कट एनी के द्वारा बताई गई हैं। एक, उनका कोई रियल फ्रेंड नहीं था, और सेकंड, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यानी लोगों में जो है बात को रखने की क्षमता इतनी नहीं होती जितनी पेपर के अंदर होती है। तो इसी वजह से उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। अब स्टूडेंट्स साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि एनीस का जो फैमिली है उसमें कौन कौन लोग हैं। उनकी ग्रैंड मदर है, जिनकी बाद में 1941 या 42 में ही डेथ होती है। उनके फादर ओटो फ्रैंक, मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उनकी 16 साल की बड़ी बहन है मार्गेट, और ऑलमोस्ट 30 पीपल हुम शी कैन कॉल फ्रेंड्स। यानी रिश्तेदार वगैरह मिला के, दोस्त मिला के, यानी जिनको वो जानती है बहुत अच्छे से, लगभग 30 के आसपास लोग हैं। हर लोनलीनेस, मैंने पहले ही आपको बताया कि एनी का कोई फ्रेंड नहीं था। ट्रू फ्रेंड, रियल फ्रेंड आप कह सकते हैं। और ट्रू फ्रेंडशिप है क्या, आपको भी ये जानना चाहिए, एंजॉइंग गुड टाइम। और एक प्रॉब्लम ये थी कि हम फैमिली में ऑर्डिनरी थिंग्स, कोई नॉर्मल बातें तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। और कहता कन्फाइडिंग इन ईच अदर, कहता और हम एक दूसरे के साथ अपने रहस्य, अपने राज शेयर करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहता और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं हर किसी के साथ अपनी बात नहीं शेयर कर सकती थी। और जब मैं शेयर नहीं कर सकती तो वो बातें सारे मेरे पास थी, और वो बातें कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक बोझ बन रही थी। तो उसने अपने फ्रेंड बनाया इसको, अपनी डायरी को, और उसका नाम क्या रखा गया? किटी। और वो ये भी बताती है हमें कि मैं फैक्ट नहीं लिखूंगी, कोई ऐसे तथ्य नहीं लिखूंगी जो आमतौर पे लोग लिखते हैं, कोई टाइम मेंशन करते हैं, कोई जनरल सी बातें लिखते हैं। वो वांटेड हर डायरी टू बी बेस्ट फ्रेंड, कहते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं अपनी सारी बातें अपनी डायरी से करूं, मैं उसे संबोधित करूं, मैं उससे बात करूं। और यही सब सोचते हुए उसने अपना नाम दिया, डायरी को क्या नाम दिया? किटी नाम दिया। अब एनीस की लाइफ का थोड़ा सा और उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो अपने फादर के बारे में उसने ये बताया कि उसके फादर की जब एज 36 थी जब उन्होंने मेरी मदर से, कहते, शादी की। और उस टाइम कहती मेरी मदर की एज ऑलमोस्ट 25 ईयर्स थी। और कहता मेरी सिस्टर मार्गेट, उसका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही जन्म हुआ था 1926 में, और एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। अब माइग्रेशन टू हॉलैंड, माइग्रेशन मीन्स
शिफ्ट होना, तो 1933 में उसके फादर हॉलैंड जो है माइग्रेट हो गए। तो स्टूडेंट्स 1929 में जन्म होता है और 1933 में उसके फादर हॉलैंड शिफ्ट होते हैं, यानी 4 साल की थी जब एनी, उस टाइम की बात है। मार्गेट और एनी वर सेंट टू एचन टू स्टे विद देयर ग्रैंडमदर। तो क्योंकि उसके फादर अभी वहाँ सेटल नहीं हुए थे, वहाँ अभी गए ही थे, तो मार्गेट और एनी को दादी माँ के पास भेज दिया गया। मार्गेट हॉलैंड दिसंबर में गई, एनी फेब में गई, और उसके उसकी फादर के बाद मदर जो है सितंबर में वहाँ गई थी। तो ये जो फैक्ट है कि कौन कब कब, सभी एक साथ नहीं गए, एक एक करके जो है वो सभी हॉलैंड में शिफ्ट हो गए 1933 में। इसके बाद एनी ने अपनी स्कूलिंग के बारे में लिखा है। उसने बताया कि वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में गई और 6 साल की उम्र तक वो स्कूल में रुकी। जब वो 6th फॉर्म में थी तो मिसिस कूपरस एक हेडमिस्ट्रेस थी जो बहुत प्यारी लगती थी उनको, और उनकी सबसे अच्छी टीचर थी एनी की। और एनी बताती हैं कि जब हम उस स्कूल से मैं विदा हुई तो मैं और टीचर बहुत गले मिलकर रोए, और एक ऐसा सीन था जिसमें सभी की जो है आंखें नम थी। यानी मैं स्कूल को छोड़ना नहीं चाहती थी, मिसिस कूपरस को मैं भूलना नहीं चाहती थी, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं उनके साथ रहना चाहती थी। हर अटैचमेंट विद ग्रैंड मदर। अब देखिए, बच्चे की अपने दादा दादी के साथ, अपने नाना नानी के साथ जो एक अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट समझना जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी भी अटैचमेंट होगी, आप चाहे भले शब्द ना दे पाते हों, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को बता पाते होंगे। तो एनी की जो फीलिंग्स है, उसने अपनी डायरी में लिखी अपनी फीलिंग्स कि यस आई वॉज वेरी मच अटैच्ड विद माई ग्रैंड मदर। और कहती 1941 मेरी ग्रैंड मदर बीमार हो जाती हैं, और कहती मेरा जो बर्थडे है उसमें बहुत कम लिटिल सेलिब्रेशन हुई, बहुत छोटी सी सेलिब्रेशन हुई और बर्थडे ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी दादी माँ बीमार थी। जनवरी 1942 में कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर जो है डेथ हो गई। और यहाँ एनी ये भी कहती है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत अच्छे से अटैच थी और मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। मैं अपनी दादी माँ को भूली नहीं हूँ, चाहे वो चली गई हैं। यानी बच्चे का उसका जो अट्रैक्शन है दादी के प्रति, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट 20 जून 1942 ये डेट आपने याद रखनी है। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया है स्कूलिंग के बारे में, स्कूल सिस्टम के बारे में। और यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स क्या होती हैं जब रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। और एनी ये मानती है कि हमारे स्कूल में, कहता है 1 क्वार्टर मीन्स 25% तो बच्चे कम से कम ऐसे थे जिन्हें पीछे रख लेना चाहिए। आधी क्लास तो बोला शर्त लगाने में बिजी थी। और क्या शर्त थी? तुम पास हो जाओगे। नहीं, मैं नहीं पास होने वाला। यानी अपने पर भरोसा नहीं, दूसरे पर भरोसा कि ये तो पास हो जाएगा, मैं पास होने वाला नहीं हूँ। और उसकी जो फ्रेंड थी जीएन, वो 2 बच्चे जो पीछे बैठे हुए थे उनकी डिस्कशन पर हंस रही थी। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपनी शर्त लगा रहे थे, दोनों पास होने के लिए एक दूसरे को कह रहे थे और खुद पर उनका भरोसा नहीं था। और यहां पर एनी क्या कहती है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। यानी टीचर्स को प्रिडिक्ट करना संभव नहीं होता। कि क्यों कहा उसने ऐसा? अब क्योंकि हम बात को पीछे से ये आगे लेकर आते हैं, क्यों कहा उसने? पीछे उसने क्या बात कही थी कि 2 जो बच्चे पीछे थे वो शर्त लगा रहे थे एक दूसरे के पास होने पे, अपने पास होने पे नहीं, दूसरे के पास होने पे। वो अपने बारे में श्योर ही नहीं थे कि वो अगली क्लास में प्रमोट होंगे। और एनी कहती है हमारी क्लास में 25% के आसपास ऐसे थे जिन्हें तो एक ही क्लास में रोक लेना चाहिए, उन्हें आगे नहीं भेजना चाहिए। लेकिन टीचर्स उनको भी जो है पास कर दिया, वो पास होकर वो भी अगली क्लास में चले गए। यानी ऐसे बच्चे जिन्हें विश्वास ही नहीं था अपने पर, वो भी जो है पास होकर अगली क्लास में चले गए। तो इसे क्या कहा जाए कि टीचर्स जो है वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बट टीचर्स जो है, क्योंकि एनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको एक आप जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मान सकते। हर रिलेशंस विद हर टीचर्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने स्पेशली मेंशन किया है अपनी डायरी के अंदर कि मेरे स्कूल में 9 टीचर्स थे, जिनमें 7 मेन 2 वीमेन। और वो अपने टीचर्स के साथ, और ख़ास तौर पे मैथ टीचर मिस्टर केसिंग, जो एक पुराने टाइप के विचारों के टीचर थे, यानी 1942 में की जब हम बात करें तो उससे पुराने ख्यालों के जो है वो टीचर थे। तो वो जो है उस एनी के साथ वो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, ऐसा व्यवहार होता था कि जैसे एनी, और जिसके लिए जिम्मेवार एनी थी। अब मैं जो कुछ शब्द हैं वो खास शब्द आपको बताना नहीं चाह रहा। तो एनी क्या करती थी, एनी जब टीचर पढ़ा रहे होते तो अपनी क्लास में दोस्तों के साथ बात कर रही होती, जैसे आप बात कर रहे होते हैं। आप भी तो बात करते हैं ना दूसरे बच्चों के साथ, बार बार टीचर आपको टोकते भी हैं, वार्निंग भी देते हैं। तो यहां भी मिस्टर केसिंग ने बहुत बार वार्निंग दी, लेकिन हुआ क्या, एक बार फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें एक एस्से लिखने को कहा, अ चैटर बॉक्स एज पनिशमेंट। भाई तुम्हारी पनिशमेंट ये है, चैटर बॉक्स पे एक एस्से लिख के लाओ। चैटर बॉक्स तो आपको पता ही है, जो बहुत बतियाते हैं। अब एनी ने भी बहुत सोचा इस टॉपिक के ऊपर, और अल्टीमेटली उसने 3 पेज लिख दिए, और कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स। एनी बताती है कि उन्होंने कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स लिखे टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और ये प्रूव किया कि बात करना क्यों ज़रूरी है। हालांकि वो ऐसे हमें मिला नहीं है, उसका कहीं मेंशन नहीं है, केवल एनी ने यही मेंशन किया है कि मैंने कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स दिए, 3 पेजेस लिखे, और मैंने ये बताया कि बात करने की आवश्यकता क्यों है। फिर चलो कुछ टाइम और निकल गया, फिर एनी बात करना शुरू कर दिया, और दूसरा एस्से दिया गया। क्या टॉपिक था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सके, यानी जिसे समझाया नहीं जा सकता, जिसे ठीक नहीं कर सकते, एक ऐसा जो चैटर बॉक्स हमारे पास है। वो कौन है, एनी। तो दिस असाइनमेंट वाज आल्सो कंप्लीटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मिस्टर केसिंग, यानी मिस्टर केसिंग को जो आर्गुमेंट्स उसने दिए रिटर्न में, तो ही वॉज सेटिस्फाइड। चलिए दूसरी बार भी बात निकल गई। लो जी, अब थर्ड आ गया है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब थर्ड टाइम उसको पनिशमेंट दिया गया, और एक और ऐसे दिया गया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये टॉपिक है। अब यहां पर उसकी एक फ्रेंड है साने, जो पोइट्री में बहुत अच्छी है, और उसने कहा कि हम इस जो असाइनमेंट है आपकी, इसको हम वर्स में यानी पोइट्री की तरह से लिखेंगे, और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर उन्होंने ऐसे लिखा, बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा का पूरा पोइट्री की फॉर्म में लिखा, पूरा का पूरा कविता की तरह से उन्होंने लिखा। मैं इसका आपको सार बता देता हूं, उसमें उन्होंने क्या लिखा, जिस्ट क्या है, सार क्या है। तो ये ऐसे जो था, वॉज अबाउट ए मदर डक, एक बत्तख मदर है, फादर स्वैन, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स हैं, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऑल 3 डकलिंग्स क्वेक्ड टू मच, क्वेक होता है शोर करना, बत्तख का बोलना। तो वो जो तीनों बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, और एक दिन क्या हुआ, द एंग्री फादर बिटन देम टू डेथ, इतना मारा उनको कि उन तीनों की डेथ हो गई। अब इस ऐसे का मिस्टर केसिंग पर बहुत प्रभाव पड़ा, उन्हें ऐसे बहुत पसंद आया। उन्होंने सभी क्लासों में इसको पढ़कर सुनाया, और अपने कमेंट भी उसके साथ दिए। यानी ही वॉज सो पॉजिटिव कि उन्होंने उस जो एनी ने लिखा उसको एक पॉजिटिव वे में लिया, और बच्चे की उसने तारीफ की, बाकी क्लासेस में जाकर उन्होंने सुनाया, अपने कमेंट भी दिए, और उसके बाद से उन्होंने एनी को कभी टोका नहीं, कोई असाइनमेंट कभी नहीं दी, कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दी गई। अब मिस्टर केसिंग भी जो है वो बहुत जोक जो है बनाने लगे थे। यानी कुल मिलाकर मिस्टर केसिंग का और एनी का एक बहुत अच्छा रिलेशन जो है बन गया था। तो स्टूडेंट, यहाँ तक की जो लेसन है, जो पार्ट है, वो एनी ने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखा है। हमें उनकी कंसंट्रेशन कैंप में कैसी लाइफ है वहाँ के बारे में नहीं पता है,
कि किस तरह की लाइफ एनी ने जी, क्योंकि वहाँ की कोई राइटिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी घटनाएं पसंद आ गई होंगी और अच्छे से आपने सुन भी लिया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।